बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लेक्चर नंबर 2 की तरफ जो है वो प्रोसीड करेंगे। लास्ट लेक्चर में बेटे आपको मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक आइसोमर के बारे में बताया जो कि ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता, जो एसिमेट्रिक कार्बन कंटेनिंग होते हैं, जिनका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनता है। और इन मॉलिक्यूल्स में से अगर प्लेन पोलराइज लाइट गुजारी जाए तो लाइट पास करने के बाद या तो वो रोटेट करती है टू द राइट हैंड साइड या वो रोटेट करती है टू द लेफ़्ट हैंड साइड। इस किस्म की जो रोटेशन है राइट या लेफ़्ट, इस रोटेशन को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी। तो उससे हमारे पास दो तरह के आइसोमर बनते हैं, प्लस आइसोमर या माइनस आइसोमर। आज जो हमारा काम है बेटे ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के ऊपर है। और जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं ये भी स्टीरियो आइसोमर्स की एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये होते क्या हैं, इसको अगर हम डिफ़ाइन करें, आइसोमर्स दैट अराइज ड्यू टू द restricted rotation across molecule या across डबल बॉन्ड। ठीक है, जो अल्कीन के कंपाउंड होते हैं यूजुअली दे शो अ फिनोमेना ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इन अल्कीन कंपाउंड्स के अंदर बेटे आपने जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन को जो है वो डिस्कस करना है। इसकी एक कंडीशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर ये दो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो इन डबल बॉन्ड्स के साथ मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं? दो ही बॉन्ड बन सकते हैं। यहाँ पर कोई ए या बी मॉलिक्यूल हो सकता है, यहाँ पर कोई ए या बी मॉलिक्यूल हो सकता है। ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड की जो रोटेशन है ये इस सिंगल बॉन्ड जैसी बिल्कुल नहीं है। डबल बॉन्ड की रोटेशन को नाम दिया जाता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यानी अगर मेरे पास बेटा ये दो अदद पेन मौजूद हैं और मैं कहता हूँ कि मेरा ये लेफ़्ट हैंड जो है ये एक कार्बन है और राइट हैंड जो है ये दूसरा कार्बन है, और ये दोनों कार्बन आपस में क्या बना रहे हैं? डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो अगर मैं बेटा एक कार्बन मिसाल के तौर पर इस कार्बन को रोटेट करने की कोशिश करूँगा तो आपके सामने है कि ये जैसे जैसे मैं रोटेट करता जाऊँगा, शुरू में तो ये रोटेट हो रहा है लेकिन उसके बाद इसकी रोटेशन इससे ज़्यादा आगे प्रोसीड नहीं कर रही। यानी दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करना शुरू कर देंगे। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये दोनों कार्बन जिस पोजीशन में मौजूद हैं ये उसी पोजीशन में फ़िक्स रहेंगे। ये वैसे रोटेट करके इस तरह से या इस तरह से पूरा मॉलिक्यूल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी एक कार्बन को रोटेट करना हो जैसा कि सिंगल बॉन्ड में होता है, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है कि अगर मैं इसमें से रोटेट करना चाहूँ तो मेरे पास फ्री हैंड है, मैं 360 डिग्री पे किसी भी डायरेक्शन में इसको रोटेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास बेटा ये दो बॉन्ड आ जाए तो अब क्या होगा? रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करूँगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। तो इस किस्म का जो फिनोमेना होता है, इस फिनोमेना को आम तौर पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का नाम देंगे। इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनते हैं और इस केस में क्या होगा कि हमारे पास ए या बी मॉलिक्यूल की जो पोजीशंस होती हैं ये पोजीशंस अपनी जगह पर फिक्स हो जाती हैं। इन फिक्स पोजीशंस को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। ड्यू टू फिक्स पोजीशन ऑफ ए एंड बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास जो आइसोमर्स होंगे वो दो तरह की शेप अडॉप्ट करेंगे। इन शेप्स को हम आज इस ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में डिस्कस करेंगे। एक बात जो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के लिए जहन में रखनी है कि आपके पास बेटा कभी भी कोई सा भी कार्बन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस पे दो बॉन्ड बने और वो दोनों बॉन्ड सिमिलर बॉन्ड हों। ठीक है, ए और ए टाइप दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए, हमेशा दो डिफरेंट ग्रुप होंगे तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का फिनोमेना ऑब्जर्व किया जाएगा। चलिए मैं ज़रा बात को क्लियर कर देता हूँ। लेट्स से कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें लेफ़्ट साइड पे कार्बन CH3 और हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है,
लेकिन अगर राइट साइड पे ये दोनों हाइड्रोजन होंगे तो बेटा ये वाला मॉलिक्यूल जो है आपके पास ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं बेटे इस कार्बन को रोटेट करके या पोजीशन चेंज करके इन दोनों बॉन्ड्स को ऑपोजिटली अटैच करने की कोशिश भी करूँगा तो हाइड्रोजन ऊपर जाके भी हाइड्रोजन ही रहेगा या ये हाइड्रोजन नीचे आके भी हाइड्रोजन। देयर इज़ नो डिफरेंस इन दीज टू स्ट्रक्चर्स। तो आपके पास दोनों ग्रुप सिमिलर होने से नुकसान ये होगा कि स्ट्रक्चर में वेरिएशन नहीं आएगी, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी CH3 ग्रुप अटैच कर दूँ तो लेफ़्ट साइड पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए और राइट साइड पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, तो आपके पास बेटा ये फिनोमेना हो जाएगा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का। अच्छा जी, अब इसमें देखें तो ध्यान रखें, अगर डबल बॉन्ड के अक्रॉस अरेंजमेंट कुछ ऐसे हो कि बल्कि ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं सेम साइड, और हाइड्रोजन ग्रुप या लाइटर ग्रुप जो हैं ये आपके पास आमने सामने आ जाएं सेम साइड, तो सेम साइड पे आने वाले मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये आपको जो आइसोमर देंगे इसको नाम दिया जाएगा सिस। ये मॉलिक्यूल आपके पास कहलाता है 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम होगा बेटा सिस 2 ब्यूटीन। सिस क्यों बोल रहे हैं? सिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बल्कि ग्रुप भी सेम साइड पे हैं और लाइटर ग्रुप भी जो है वो आपके पास सेम साइड पे। इसी का अगर मैं बेटा दूसरा आइसोमर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इसकी तरतीब कुछ यूँ हो सकती है कि आपके पास बेटे इस आइसोमर में बल्कि ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट चले गए हैं, अक्रॉस चले गए हैं, और लाइटर ग्रुप क्या कर रहे हैं, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट चले गए हैं, अक्रॉस चले गए हैं। तो अगर बल्कि ग्रुप अक्रॉस हो जाएं, लाइटर ग्रुप अक्रॉस हो जाएं, तो ये बन जाती है आपके पास ऑपोजिट साइड। तो बेटे अगर ऑपोजिट साइड हो तो इस आइसोमर के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है ट्रांस, और आपके पास मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, 2 ब्यूटीन। तो सिस 2 ब्यूटीन या ट्रांस 2 ब्यूटीन बेटे ये आपके पास 2 तरह के आइसोमर्स जो हैं वो बनेंगे। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए पेपर में, हाउ डू वी कन्वर्ट cis isomer into trans, explain, तो बेटा आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं आपको थ्योरेटिकली या वर्बली थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपकी बुक में इसका आंसर भी दिया गया है। हम क्या करते हैं बेटा, आपके पास ये सिस आइसोमर है, हम सिस आइसोमर को इनिशियली हीट करते हैं, इतना हीट करते हैं कि हीट करने से इसका जो पाई बॉन्ड है यानी डबल बॉन्ड है वो टूट जाए। तो आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें ये डबल बॉन्ड अब टेम्परेरी हो गया है, यानी ये अवेलेबल नहीं है। अगर बेटा ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अवेलेबल ना हो तो अब क्या रह गया पीछे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रह गया या सिग्मा बॉन्ड रह गया। सिग्मा बॉन्ड की वजह से क्या होगा, ये दोनों कार्बन अब 360 डिग्री पर फुली क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। जब ये फुली रोटेट करेंगे तो दोनों कार्बन जो है वो 360 डिग्री पर रोटेट करना शुरू कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, इसी मॉलिक्यूल को स्लोली कूल करेंगे, कूल करते जाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा इन दोनों कार्बन्स के इलेक्ट्रॉन दोबारा से शेयरिंग करके इस पाई बॉन्ड को रीजनरेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब की बार शेयरिंग के जो क्राइटेरियाज हैं वो 2 तरह के होंगे। पहला क्राइटेरिया ये होगा कि ये दोनों कार्बन जब रोटेट कर रहे हैं और इनको कूल किया जा रहा है, तो कूल करते करते अचानक से ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड शेयर करके दोबारा से डबल बॉन्ड बनाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, दोबारा से ओरिजिनल सिस मॉलिक्यूल आ जाएगा। लेकिन देयर आर कंडीशंस कि इसी तरतीब में हमारे पास बेटे दूसरा आइसोमर भी बन जाएगा, और वो आइसोमर कौन सा होगा, ट्रांस आइसोमर। तो क्राइटेरिया कुछ यूँ है कि आप किसी भी ज्योमेट्रिक आइसोमर को हीट करते हैं, इसके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं।
सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर 360 डिग्री पे रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली कूल करने पे क्या होगा, यही डबल बॉन्ड दोबारा से रीजनरेट होगा। अब इसकी रीजनरेशन के वक्त और जो अपोजिट कार्बन है उस पे ग्रुप्स की पोजीशन को चेक किया जाएगा। अगर बेटा ग्रुप्स की पोजीशन ऐसी हो कि जो सेम साइड वाली एडजस्टमेंट यानी ये वाली एडजस्टमेंट दे रहे हों तो सिस बन जाएगा, और अगर अपोजिट साइड वाली एडजस्टमेंट यानी ये दे रहे हों तो ये मॉलिक्यूल आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, आगे चलते हैं जी। आइसोमरिज्म में ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को बेटा साइक्लिक मॉलिक्यूल्स के अंदर भी देखा गया है। इन केस ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स बेटे आपके पास कार्बन एटम्स क्या करते हैं, ये आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। इन बॉन्ड्स के अंदर कार्बन एटम में जो ग्रुप्स जुड़े होते हैं वो दो तरह के होते हैं, अप एंड डाउन। बेटा अप एंड डाउन क्राइटेरिया के हिसाब से देखा जाए, लेट्स से चले मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, लाइक यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल शेप आपके पास नज़र आ रही है। इसमें क्या होगा कि अप एंड डाउन के हिसाब से आपके पास दो दो बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, अब साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर भी सेम वही क्राइटेरिया डेवलप करता है जो यहाँ डबल बॉन्ड के अंदर है। इस तरह बोर्ड के ऊपर इस बात को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे पास कोई मॉडल भी नहीं है, होता तो मैं ज़रूर आपको जो है वो ईज़िली समझा देता कि इसमें क्या होगा कि ये तीनों कार्बन एटम एक दूसरे से ऐसे अरेंज्ड हैं कि हम इसको ट्विस्ट करके रोटेट नहीं कर सकते। आप इमेजिन करें कि अगर मैं इस एक कार्बन को ट्विस्ट करके रोटेट करने की कोशिश करूं तो मुझे ये दो बॉन्ड क्या करने पड़ेंगे, ब्रेक करने पड़ेंगे। अगर ये दो बॉन्ड ब्रेक करके मैं इसको रोटेट कर भी लूं तो फिर मेरे पास जो है वो दूसरी फॉर्म या दूसरी शेप जो है वो कंसिडर की जाएगी। तो साइक्लिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेक करके दूसरा स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल है, लेकिन विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड हम दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते। लिहाजा साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर भी सेम यही क्राइटेरिया फॉल करता है, यानी यहाँ पर भी जो ग्रुप्स कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ये ग्रुप्स आपको जो रोटेशन देंगे वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। अब इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का फ़ायदा क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास बेटा 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन्स बॉन्ड बना रहे हैं। ये बॉन्ड ऐसे बना रहे हैं कि इसमें एक कार्बन में CH3 ग्रुप ऊपर और हाइड्रोजन नीचे है, और दूसरे कार्बन पे भी CH3 ग्रुप ऊपर और हाइड्रोजन नीचे है। अगर ये इस किस्म का मॉलिक्यूल हो जिसमें दोनों CH3 अपवर्ड हैं, दोनों हाइड्रोजन डाउनवर्ड हैं, तो बेटा ये कंडीशन कौन सी बनेगी, ये सेम साइड वाली कंडीशन बनेगी। तो हमारा जो आइसोमर होगा ये कौन सा कहलाएगा, सिस कहलाएगा। लेकिन अगर ऑपोजिटली देखा जाए, यही साइक्लिक मॉलिक्यूल है, इसमें एक CH3 ग्रुप यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे है, जबकि दूसरे में मैं अगर CH3 और हाइड्रोजन को ऑपोजिटली अटैच कर दूं तो ये ऑपोजिट साइड वाली सिचुएशन आ जाएगी आपके पास, और जो बेटा ऑपोजिट साइड वाली कंडीशन होगी ये आपका आइसोमर क्या कहलाएगा, ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। तो ये सारी कहानी बेटे आपके पास ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के लिए है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर इन आइसोमर्स के बारे में बड़ा डिटेल से जो है वो क्लियर हो गया होगा। हमारा आइसोमेरिज्म टॉपिक का पहला पोर्शन जो है वो क्लियर हो गया है। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़े थे, और सेकंड पार्ट में आज हमने ज्योमेट्रिक आइसोमर पढ़ ली। इंशाल्लाह जो नया लेक्चर होगा हमारा उसमें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर यानी दूसरी टाइप की तरफ जो है वो मूव करेंगे। उम्मीद है आपको उसमें भी जो है वो चीज़ों के बारे में ईजीली सब कुछ कन्वे कर दिया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।